इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। कोविड के विरुद्ध अपनी लड़ाई में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दैनिक मामलों की संख्या लगातार 24वें दिन 50,000 के आंकड़े से कम रही है। गत 24 घंटों में लगभग 31,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान लगभग 42,000 लोग संक्रमण मुक्त होने में सफल भी रहे हैं। अब तक लगभग 88,90,000 रोगियों की संचयी रिकवरी के साथ राष्ट्रीय रिकवरी दर 93.94% तक पहुंच चुकी है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से लगभग 20 गुना अधिक है। देश में सक्रिय मामले भी लगातार 5% से कम बने हुए हैं। देश में कुल सक्रिय मामले आज 4,35,603 हैं, जिनमें कुल पुष्ट मामलों के सिर्फ 4.60% सम्मिलित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस कारण मृत्यु दर में भी गिरावट आई है, जो 1.45% है। गत 24 घंटों में इस रोग से 482 लोगों की मृत्यु हुई है। बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की है कि ये लोगों को कोविड-19 टीके की 3 करोड़ खुराक निःशुल्क देगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना, कैबिनेट सचिव खांडकेर अनवरुल इस्लाम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके की 3 करोड़ खुराक लेने की सहमति पहले ही दे चुकी है। टीका वितरण को लेकर कैबिनेट सचिव ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए लोगों का चुनाव करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करेगी। अमेरिका ने चीनी कंपनी चीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आयात तथा निर्यात निगम CEIEC पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका कहना है कि ये वेनेजुएला में लोकतंत्र को कमजोर करने के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के प्रयासों को समर्थन दे रही है। चीन की निंदा करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि CEIEC राज्य द्वारा संचालित टेलीकम्युनिकेशंस प्रदाताओं को तकनीकी विशेषज्ञता तथा साइबर सहायता दे रही है, जो ऑनलाइन स्वतंत्र अखबारों तथा विपक्षी सदस्यों के भाषणों को अक्सर अवरुद्ध कर रही है। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के 3,726 नए रोगियों का पता चला, जिन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 5,70,374 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 108 व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु के साथ ही कोविड संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 9,174 हो गई है। पिछली बार 24 नवंबर को संक्रमण से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 50,670 कोविड-19 परीक्षण किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर 9.07% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए कृषि संबंधी सुधार उनके विकास के लिए लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल एक सभा में उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है, बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा दी है, और अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वो भी उपलब्ध है। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे,
ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब छल से, धोखे से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार नेक इरादों के साथ काम कर रही है और अब देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के विपरीत प्रभाव का अनुमान लगा लिया था और उन्होंने इस मुश्किल समय का इस्तेमाल नीति निर्माण के लिए फैसले करने में किया। श्री शाह ने कल गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, बिजली और कर सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक नीति आधारित कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के ताज़ा आंकड़े उत्साहवर्धक हैं और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक बने रहने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 का टीका विकसित करने में शामिल 3 टीमों जिनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 वैक्सीन निर्माण केंद्रों का दौरा किया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ एक पुस्तिका पीएम मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध का विमोचन किया। इस पुस्तक को 3 भाषाओं हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में जारी किया गया। शंघाई सहयोग संगठन की सरकारों के प्रमुखों की परिषद की 19वीं बैठक का आयोजन 30 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस बैठक में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, कजाकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री ए.यू. मामिन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना राज्य परिषद के प्रधानमंत्री ली खाचियांग, किर्गिज गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री ए.ई. नोविकोव, विदेश मामलों के संघीय संसदीय सचिव अंदलीब अब्बास, रूसी फेडरेशन सरकार के अध्यक्ष एम.वी. मिशुस्तिन, ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री के रसूल जोदा तथा उज़्बेकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री ए.एन. अरिपोव ने भागीदारी की। इस बैठक में एससीओ के महासचिव वी.आई. नोरोव, एससीओ क्षेत्रीय आतंक रोधी ढांचे की कार्यकारिणी समिति के निदेशक जे.एफ. गियोसोव, एससीओ व्यापार परिषद के अध्यक्ष एस.एन. कातिरिन तथा एससीओ इंटरबैंक संगठन के अध्यक्ष आई.आई. शुवालोव ने भागीदारी की। इस बैठक में एससीओ पर्यवेक्षक राज्यों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इन प्रतिनिधियों में अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति ए सालेह, बेलारूस गणराज्य के प्रधानमंत्री आर.ए. गोलोबचेंको, मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री वाय सोदबातर, इस्लामिक गणराज्य ईरान के पहले उपराष्ट्रपति ई जहांगीरी और अध्यक्षता पक्ष के एक अतिथि के रूप में तुर्कमेनिस्तान मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष तथा विदेश मंत्री आर.ओ. मेरेदोवास शामिल हैं। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की। भारत ने नाइजर के नियामे में इस्लामिक सहयोग संगठन के 47वें सत्र में भारत के संदर्भ में लाए गए प्रस्तावों को तथ्यात्मक रूप से गलत, निराधार और अनुचित बताते हुए दृढ़ता के साथ स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। ये सत्र 27 और 28 नवंबर को आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि भारत के अभिन्न और अविभाजित क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित उसके आंतरिक मामलों में इस्लामिक सहयोग संगठन को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि ये खेदजनक है कि ओआईसी एक ऐसे देश के हाथों इस्तेमाल हो रहा है जिसका धार्मिक सहिष्णुता, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले में रिकॉर्ड बेहद खराब है। साथ ही ये देश भारत विरोधी प्रचार में भी लिप्त है। मंत्रालय ने इस्लामिक सहयोग संगठन से कहा कि वो भविष्य में इस तरह का उल्लेख न करे।
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की प्रेस टीम में सभी महिलाओं को नियुक्त किया है। श्री बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान विदेश विभाग में प्रवक्ता रही जेन पास्की को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव नियुक्त किया है। सुश्री पास्की वर्तमान में श्री बाइडेन और सुश्री कमला हैरिस की टीम के लिए भी कार्य कर रही हैं। सुश्री पास्की व्हाइट हाउस में प्रेस निदेशक और पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी के नेतृत्व में विदेश विभाग की प्रवक्ता जैसे कई प्रमुख पदों पर कार्य कर चुकी हैं। श्री बाइडेन की प्रेस टीम का नेतृत्व केट बेडिंगफील्ड करेंगी। सुश्री बेडिंगफील्ड व्हाइट हाउस में प्रेस निदेशक के रूप में कार्य करेंगी। सुश्री बेडिंगफील्ड ने श्री बाइडेन और सुश्री कमला हैरिस की प्रचार अभियान टीम के उप अभियान प्रबंधक और संचार निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब मुनीश शर्मा से सुनिए समाचार पत्रों से। नए कृषि कानूनों के विरोध पर प्रधानमंत्री का ये बयान कि विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह, आज के सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी खबर है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को छापा है, किसानों को छलने वाले ही फैला रहे कृषि कानूनों पर भ्रम। अखबार कहता है कि नए कानून किसानों को एक नया विकल्प और अवसर देने वाले हैं। पुरानी व्यवस्था से फसल बेचने पर नहीं लगाई गई है रोक। राजस्थान पत्रिका ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के बयान को दिया है, छल नहीं, हमारी नीयत है गंगा जल जैसी निर्मल। वहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है, पंजाब को एमएसपी पर सरकारी खरीद का हो रहा है सबसे ज्यादा फायदा, अब तक हो चुकी है 3 करोड़ टन धान की खरीद। दिल्ली में 800 रुपए में होगा RT-PCR टेस्ट, पहले देने पड़ते थे 2400 रुपए। पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। वहीं हिंदुस्तान ने बॉक्स में खबर दी है, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए होगा कोविड पासपोर्ट, कोरोना का टीका लगाए जाने की जानकारी यात्री के डिजिटल पासपोर्ट में की जाएगी दर्ज। भारत के सामने आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती, मिलकर करना होगा मुकाबला। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद को संबोधन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के शब्दों को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। दिल्ली में सबसे ठंडा रहा नवंबर, इस खबर को बॉक्स में देते हुए राष्ट्रीय सहारा कहता है, दिल्ली की ठंड रिकॉर्ड बनाने पर आमादा, तोड़ा 71 साल का रिकॉर्ड। दैनिक भास्कर ने मौसम विभाग के तापमान संबंधी पूर्वानुमान को देते हुए लिखा है, अगले 3 महीने पूरे उत्तर भारत में ठंड के टूटेंगे रिकॉर्ड। इसके अलावा दिल्ली से छपने वाले हिंदी दैनिकों ने कई मुद्दों को अपने संपादकीय लेखों में जगह दी है। आइए डालते हैं एक नजर सबसे पहले पंजाब केसरी के संपादकीय पर। पंजाब केसरी अपने संपादकीय में कहता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान ये स्पष्ट कर दिया कि नए कानून किसानों के हित में ही लाए गए हैं। सरकार पुरानी खरीद प्रणाली को समाप्त नहीं कर रही है, बल्कि इसके साथ एक नई प्रणाली को विकसित कर रही है, जिससे किसानों को अपनी उपज अपने भावों पर बेचने का विकल्प मिल सके और उन पर अपना माल केवल मंडियों में ही बेचने की प्रतिबद्धता न हो। इस संदर्भ में ये भी विचार करना होगा कि किसानों की आय बढ़ाने के उपाय इस प्रकार किए जाएं जिससे भारत के 70% अल्प आय लोगों की जेब की पहुंच में कृषि उत्पाद रहें। साथ ही कॉरपोरेट क्षेत्र पर ये शर्त लागू रहे कि वो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर उपज का भाव तय नहीं कर सकता है, क्योंकि नए कृषि कानूनों के मुताबिक वो कृषि उत्पादन का किसी भी सीमा में किसी भी समय तक भंडारण कर सकता है और अपनी फसल बेचने के बाद स्वयं किसान एक उपभोक्ता बन जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कथन महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश के केवल 6% किसान ही अपना उत्पाद बेच पाते हैं और बाकी को खुले बाजार की शरण लेनी ही पड़ती है। अब सरकार ने 15% से ज्यादा सरकारी खरीद की है।
प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कहा है कि किसान सम्मान निधि के तहत लगातार राशि किसानों के खाते में पहुंच रही है। किसानों को प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। हमें सिर्फ करना ये होगा कि निजी क्षेत्र के किसानी में आने के बाद स्वस्थ प्रतियोगिता का माहौल बने और किसान की उपज समर्थन मूल्य के नीचे के भाव पर न बिक पाए। इसके लिए हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का जाल बिछाना पड़ेगा। किसानों को आंदोलन लंबा न खींचकर सरकार से बातचीत करनी होगी और बातचीत से अपनी शंकाओं का निवारण करना होगा। भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़ा अभी तक कोई दूसरा किसान नेता नहीं हुआ है और उन्होंने 50 के दशक में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृषि नीतियों को कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन के खुले मंच पर चुनौती देते हुए कहा था कि नेहरू जी को भारत के किसानों की सच्चाई के बारे में अधूरा ज्ञान है। इस देश में खेती कभी भी सोवियत संघ की तर्ज पर सहकारिता के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि किसान एक तरफ जमीन को अपनी मां मानता है और दूसरी तरफ इसकी मिल्कियत के साए में अपने सभी दुख दर्दों का इलाज करता है। ये ज़मीन ही उसकी हर मुसीबत में रक्षा करती है, उसके परिवार का भरण पोषण करती है। उस दौरान में नेहरू जी के सामने उनकी मर्जी और नीतियों के विरुद्ध मुंह खोलना किसी भी क्रांति से कम न था। चौधरी चरण सिंह के विचारों को जानने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश के कई प्रतिष्ठित नेताओं से उन्हें कहलवाया कि वो सहकारिता खेती के बारे में अपने विचार बदलें, क्योंकि भारत में यदि इस तर्ज पर खेती की जाती है तो सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने में सभी आर्थिक मदद करेगी, जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और उसे सुरक्षा भी मिलेगी तथा देश भी अन्न उत्पादन में निर्भर होगा। तब चौधरी चरण सिंह का जवाब था कि मैं अपनी बात पर अडिग हूं, क्योंकि भारत में ज़मीन की मिल्कियत किसान के अलावा किसी और संस्था को दी नहीं जा सकती। लेकिन ये भी हकीकत है कि देश में सबसे पहले ज़मींदारी प्रथा उत्तर प्रदेश में ही 1936 के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनने पर समाप्त की गई थी। हालांकि तब शासन तो अंग्रेज़ों का ही था। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का बहुत कड़ा विरोध तब पूर्व राजे रजवाड़ों की ओर से किया गया, लेकिन आम जनता में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून के लिए इतना उत्साह था कि राजे रजवाड़ों को मुंह की खानी पड़ी और उस समय उत्तर प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और अवध कहा जाता था। गौर से देखा जाए तो किसानों में जमीन की मिल्कियत और उसे अपनी मां समझकर हिफाजत करने का भाव जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद ही जगा। राजधानी की सरहदों पर पिछले 5 दिन से आंदोलनकारी किसानों को देखते हुए समझा जा सकता है कि आज कृषि क्षेत्र को लेकर किस तरह का माहौल बना हुआ है। सरकार ने किसान संगठनों से वार्ता का प्रस्ताव किया है, लेकिन उन्होंने उसे ठुकराया, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन पर किसी विशेष स्थान में ही एकत्र होने की शर्त न लगाई जाए। वो चाहते हैं कि संसद के पिछले अधिवेशन में सरकार जो 3 कृषि कानून लाई है वो रद्द करे जाएं, क्योंकि उनके लागू होने से उनकी आर्थिक सुरक्षा और सरकारी संरक्षण समाप्त होता है। ये सरकारी संरक्षण उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए प्राप्त है। इस समानांतर व्यवस्था के आने से किसानों को यह आशंका है कि उनकी स्थिति कालांतर में कॉरपोरेट कंपनियों या निजी व्यापारियों के दास या चाकर जैसी हो जाएगी और पूंजी के प्रभाव से ये शक्तियां कृषि क्षेत्र पर कब्जा करेंगी। आज के दौर में बहुत कुछ बदला है, हमें सभी परिस्थितियों को देखकर आगे बढ़ना है। अखबार कहता है कि उम्मीद है केंद्र सरकार और किसान 2-2 कदम आगे बढ़कर समाधान निकाल ही लेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से, ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। सामयिक वार्ता, विषय भारत नेपाल संबंधों की प्रगाढ़ता, आलेख राजदूत मंजीव सिंह पुरी का, वाचन स्वर नीलम मलकानिया का 1 दिसंबर 2020 के लिए। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला पिछले सप्ताह नेपाल की यात्रा पर थे। भारत के सेना प्रमुख की नेपाल यात्रा के तुरंत बाद विदेश सचिव की इस यात्रा से नेपाल के साथ भारत के संबंधों को और गहरा करने में मदद मिलेगी। भारत और नेपाल को खुली सीमा वाले और समानता वाले ऐसे देशों के रूप में जाना जाता है जिनके बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। जितने नजदीकी संबंध हैं, पहचान की भिन्नता की उतनी ही पेचीदगियां भी हैं। हालांकि नेपाल की राजनीतिक संरचना के कुछ धड़े भारत के साथ चीन के इशारे पर व्यवहार करते आए हैं। लॉकडाउन
और कोरोना की वजह से पृथकवाद ने पूरे साल सामाजिक दूरी बनाए रखने को मजबूर किया, लेकिन फिर भी भारत ने कोरोना संकट के समय नेपाल को राहत और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई। विदेश सचिव बनने के बाद ये श्री श्रृंगला की नेपाल की पहली यात्रा थी, लेकिन ये मात्र औपचारिक यात्रा नहीं थी। उन्होंने हाल ही में नेपाल के विदेश सचिव बने श्री भरतराज पौड्याल से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष के नेताओं सहित उच्च स्तरीय नेताओं से भी मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों के साथ ही कोविड-19 महामारी की वजह से सामने आई बाध्यताओं के हालिया समय के दौरान सकारात्मक गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की गई। असल में लॉकडाउन के दौरान भी भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आर्थिक गतिविधियां लगातार जारी रहीं और साथ ही विकासीय साझेदारी भी। यात्रा के दौरान ऐसे विशेष उपायों पर भी चर्चा की गई जिनकी मदद से पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जैसी अन्य परियोजनाएं जल्द पूरी की जा सकें और साथ ही नई आर्थिक पहलें भी लागू की जा सकें। दोनों पक्षों ने सीमा मामले पर भी अपने अपने विचार साझे किए और द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत उचित तरीके से इन्हें सुलझाने पर भी विचार किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ विदेश सचिव की बैठक में द्विपक्षीय सक्रियता बनाए रखने, जन से जन का संपर्क मजबूत करने तथा परस्पर हित वाले द्विपक्षीय मुद्दों में वास्तविक प्रगति बनाए रखने पर जोर दिया गया। एक दूसरे के लिए संवेदनशील मुद्दों के प्रति सम्मान बनाए रखने और बहुआयामी संबंधों में सकारात्मकता बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया गया। विकासात्मक साझेदारी भारत और नेपाल संबंधों का अभिन्न अंग है। विदेश सचिव की यात्रा से कोविड-19 संबंधी सहयोग और मौजूदा परियोजनाओं पर गहन चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये संतोषजनक है कि भारत द्वारा ब्रॉडगेज बनाई गई रेलवे लाइन महामारी के दौरान भी भारत में जयनगर से नेपाल में जनकपुर तक संचालित होती रही। विदेश सचिव ने 2015 में आए भूकंप का केंद्र रहे गोरखा जिले का दौरा भी किया। भारत की मदद से वहां बन रहे 3 विद्यालयों का उन्होंने उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच एक और सकारात्मक सूत्र है बौद्ध धर्म। श्री श्रृंगला ने भारत की आर्थिक मदद द्वारा बहाल किए गए मनंग जिले में तारे गोनपा बौद्ध विहार का भी रिमोट से उद्घाटन किया। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली के साथ बैठक के दौरान भारत के विदेश सचिव ने भारत सरकार की ओर से उपहार स्वरूप रेमडेसिविर दवा की 2000 शीशियां भी भेंट की। इससे पहले भारत सरकार द्वारा जरूरी दवाएं, उपकरण और क्षमता वर्धन तकनीक के अतिरिक्त कोविड से जुड़ी अन्य सहायता भी प्रदान की गई है। दवा भेंट करते समय विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि कोविड टीका सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही विकसित नहीं किया गया है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए किया जा रहा है और भारत इसे सभी के लिए उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि निकट पड़ोसी और नेपाल जैसे मित्र पहली प्राथमिकता होंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत नेपाल संयुक्त आयोग की अगली बैठक के लिए नेपाल के विदेश मंत्री को आमंत्रित किया है। भारत और नेपाल के संबंध ऐसे हैं कि कोविड के समय में जब सामाजिक दूरी जरूरी है, तब भी दोनों देशों के बीच संस्थागत और समाज आधारित दूरी नहीं हो सकती। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।